माइलेज कितना देती है, सर्विस किस तरीके से मिली है, एक्सपल्स 200 ही क्यों ली, कॉर्नरिंग करने में कोई इशू आता है या नहीं, तो सीट को लेके आपका क्या। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं एक्सपल्स 200 BS6 का। तो चलिए शुरू करते हैं। So welcome नीरज, थैंक यू। he is one of the first owners of Xpulse 200 BS6। तो आज हमसे इनसे जानेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहे हैं इसके मामले में, इनके सर्विस किस तरीके से मिली है इनको सर्विस सेंटर से, क्योंकि बहुत सारा इशू रहता है हीरो में सर्विस के रिगार्डिंग, प्लस माइलेज कितनी देती है जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। हाँ तो नीरज, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि Xpulse 200 ही क्यों ली और इसको खरीदने से पहले माइंडसेट किस तरीके का था। एक्चुअली मेरे को मार्च में बाइक लेनी थी, बट कोविड के चक्कर में लॉकडाउन तो सारी सेविंग्स चली गई। तो मेरे बजट में जो बाइक थी एक ये थी और एक बुलेट। तो अब सबसे बड़ा इशू ये था, मेरे को ऑफ रोडिंग ज़्यादा पसंद है, मैं ऑफ रोडिंग ज़्यादा पसंद करता हूँ, टूरिंग बहुत करता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे को Xpulse 200 इज़ बेस्ट। तो सबसे पहले जो Xpulse के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन आएगा वो सीट हाइट को लेके आएगा, क्योंकि सबको पता है इसकी सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मल हमारे यहाँ जो बाइक्स आती हैं 800 mm के आसपास उनकी सीट हाइट होती है, बट इसकी सीट हाइट 33। तो आपकी हाइट अराउंड 5'5" या 5'6". तो किस तरीके के इश्यूज आते हैं जब राइडर की हाइट थोड़ी सी कम हो और बाइक की इतनी ज़्यादा हो। एक्चुअली इशूज, सबसे ज़्यादा इशूज ये आता है अगर आपकी हाइट छोटी है और एक आप ऊंची बाइक जिसकी सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा वो चला रहे हैं, आपको उसे बैक करने में इशू आता है चलाने में। और कंफर्ट के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप कोई भी बाइक हो, अगर आप 5-7 किलोमीटर चलाते हैं तो उसका तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बन जाता है, हाँ। पर इसके साथ भी वही सेम है, बट इसको बैक करने में काफ़ी इशू आता है अगर आपकी हाइट कम है तो इसके अलावा जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो है टायर्स और सस्पेंशन के रिलेटेड। जी। एक तो सस्पेंशन इसका काफ़ी सॉफ्ट है, ऑफ रोड बाइक है, हाँ, अब सबको पता है इस चीज़ को। तो और साथ में इसमें आते हैं डुअल पर्पस टायर्स, नोबी टायर्स आते हैं गिट्टी वाले। तो इनके रिगार्डिंग कॉर्नरिंग करने में कोई इशू आता है या नहीं, क्योंकि जब सॉफ्टर साइड पे होता है हमारा सस्पेंशन तो कॉर्नरिंग करने में काफ़ी इश्यूज आते हैं। हाँ, सॉफ्टर साइड में होता है तो कॉर्नरिंग करने में इश्यूज आते हैं, बट इसमें इतना इशू कभी नहीं आया। मैंने जब ये ली थी तो मुझे पता नहीं था ये इतनी कंफर्टेबल मेरे लिए होगी, क्योंकि मैंने कभी इसका टेस्ट भी नहीं लिया था। मेरे को बस ये था कि चाहिए, क्योंकि ऑप्शन था नहीं मेरे को और कोई। तो जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम चलाया तो ये इतनी स्मूथ चली, मेरे को इसके टायरों की ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया। नॉर्मली रोड्स पे और ऑफ रोड पे, प्लस वेट कंडीशंस में, कभी बारिश होती है तो उस टाइम पे भी नहीं, एकदम बेस्ट। अभी तक मैंने इससे पहले मैंने जो भी बाइक्स चलाई थी, इससे पहले मेरे पास स्प्लेंडर थी, मैंने इनके पास भाई साहब के पास जो 220 है वो भी चलाई है, तो और भी काफ़ी बाइक चलाई है, बट उन सब के कंपैरिजन में इसकी जो ग्रिपिंग और कंफर्टेबल है टायर्स में बहुत अच्छा है। तो जैसा कि नीरज तुमने बताया कि आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके रिगार्डिंग मेरा अगला क्वेश्चन है कि ट्रैवलिंग करते टाइम हाईवे पे स्टेबिलिटी कैसी रहती है बाइक की, कहीं वॉबल तो नहीं करती बाइक। ट्रिपल डिजिट अगर आप गलती से चला रहे हैं तो उस टाइम पे बाइक का स्टेबिलिटी एकदम सही रहती है या फिर किस तरीके से बाइक कंट्रोल होती है। मेरे को अभी तक कोई इशू वैसे इसमें आया नहीं, क्योंकि मैंने जितनी बार भी से हाईवे पे चलाया, एक्चुअली मैं रोज़ गुड़गांव जाता हूँ तो हाईवे का तो मेरा रोज़ का हो गया अप डाउन, तो आज तक मेरे को कभी ऐसा इशू नहीं आया कि हाँ ये हवा से भी इधर उधर, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। प्लस हाईवे पे जब हम चलते हैं तो इसकी क्रूजिंग स्पीड कितनी रहती है बिना इंजन पे स्ट्रेस आए, कितनी स्पीड पे आप कंटिन्यूसली चला सकते हैं इसे। मेरे हिसाब से ये 85 to 95 के बीच इसकी क्रूजिंग स्पीड, और मतलब आपको कोई पता नहीं लगता कि ये वाइब्रेट कर रही है कहीं से या इंजन पे इतना इफेक्ट आ रहा है, और एकदम स्मूथ चलती है उस टाइम। तो जैसा कि मुझे पता है आपने रिसेंटली अभी एक हिमाचल का ट्रिप किया था, लॉन्ग राइड्स आप वैसे भी करते ही रहते हैं जी, तो सीट को लेके आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सीट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड है, लॉन्ग टूर पे थोड़ा बम दुखने का दिक्कत रहता है इसमें, तो आपको क्या किस तरीके की प्रॉब्लम है। हिमाचल का टूर तो काफ़ी टाइम बाद हुआ, बट इस सीट पे अगर आप 30-40 किलोमीटर भी बैठ के आपने राइड कर ली है तो ये सीट एकदम बेकार है। तो हिमाचल का ट्रिप तो मेरे को 500-600 किलोमीटर एक साइड का पड़ा था, बट ये 30-40 किलोमीटर के बाद भी, मतलब ये बहुत हार्ड सीट है।
और थोड़ी देर बैठने के बाद ये और ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो सीट आपको चेंज करवानी पड़ेगी। तो फ्यूचर में आपका भी कुछ प्लान है अभी सीट को रिगार्डिंग कोई मॉडिफिकेशन करवाने का? यार एक्चुअली इतनी हाइट है नहीं, तो ये अगर मैं इसकी सीट चेंज कर इसमें कुशनिंग करवाता हूँ तो ये और ज़्यादा ऊपर हो जाएगी सीट हाइट इसकी। तो अभी जैसे चल रहा है फिलहाल वैसे ही, बाकी आगे देखते हैं। आगे फिर आप एयर कुशन सीट्स भी आती हैं, वैसे वो ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस तो काफ़ी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा नीरज आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि ये बाइक जैसे कि कम्प्लीटली पर्पस बिल्ड है Yes. ऑफ रोडिंग के लिए, Off-roading के लिए। ज़्यादातर ये ऑफ रोडिंग के यूज़ के लिए बनाई है हीरो ने। तो इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है कोई भी, हाँ। मेन स्टैंड नहीं है। मेन स्टैंड उस चीज़ की वजह से कोई इशू आज तक फेस करने को पड़ा हो आपको? एक तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें सेंटर स्टैंड क्यों नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, क्योंकि ये ऑफ रोड बाइक है। अगर सेंटर स्टैंड इसमें लगता है तो उसको जब ये आप ऑफ रोड में चलाते हैं तो स्टैंड पे लगने का ज़्यादा इशू होता है। और सेकंड चीज़ क्या है कि इसके जो टायर्स हैं ये ट्यूब टायर्स हैं, क्योंकि इसमें एलॉय नहीं आते, और ट्यूब की टायर होने की वजह से ये मेरे साथ अभी 2 हफ्ते पहले हुआ है, ये पंचर हो गई थी। हाँ, मेरे पास फ़ोन भी आया था। हाँ, तो जब ये पंचर हुई थी तो मैं जिसके पास भी लेके जाऊँ तो सब ये बोले आपके पास डबल स्टैंड नहीं है, मेरे पे कुछ है नहीं जिसे मैं इस पर खड़ा कर सकूँ। तो उस दिन मेरे 2-3 घंटे खराब हुए थे, बट फाइनली मेरे को एक गैराज मिल गया था जहाँ उन्होंने इसका पंचर लगा दिया। तो सेंटर स्टैंड ना होने का ये एक दिक्कत है। हाँ, ये दिक्कत है, बट एक ये है कि आप सेंटर स्टैंड लगा भी सकते हैं अगर आप इतनी हार्डकोर ऑफरोडिंग नहीं करते हैं, सिर्फ आप अगर आप touring या daily हल्की फुल्की commuting ऑफरोडिंग करते हैं, घर से तो आप ऑफिस सेंटर स्टैंड लगा सकते हैं, लगाना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा नीरज इसके बारे में रहने वाला है वो है सर्विस के रिगार्डिंग किस जी। तरीके का एक्सपीरियंस रहा, अभी तक कितनी सर्विस हुई है इसकी और कितने पैसे लगे आज तक सर्विस में? अभी मेरी इसकी 3 सर्विस हो गई है और होपफुली नेक्स्ट वीक में इसकी 4थी सर्विस है। और बात है पैसों की, इसकी फर्स्ट सर्विस जो मेरी थी वो 450 की थी। ठीक है। सेकंड सर्विस 198 क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, इंजन चेंज नहीं हुआ था। अब मेन ये दिक्कत आती है कि अब सर्विस जहाँ कराते हैं वहाँ पे लोग कैसे हैं जो सर्विस करते हैं। क्योंकि फर्स्ट सर्विस में मुझे याद है तुम्हारे साथ गया था जी, और वहाँ पर उन्होंने एक फालतू की चीज़ ऐड ऑन करी थी। हाँ, कि आपको नाइट्रोजन डलवानी नाइट्रोजन, पड़ेगी हाँ, टायर्स में, compulsory उसका है। 70 रुपये चार्ज लिया था सर्विस सेंटर वालों ने। और वो बताया उन्होंने ये था कि अगर आप नाइट्रोजन नहीं डलवाते हैं, जो सीएट कंपनी के बाइक टायर्स हैं, तो उनकी जो वारंटी है वारंटी वाइड हो जाएगी। अवॉइड हो जाएगी। कहने का मतलब हाँ, ये था। तो सर्विस का मतलब मिक्स ही रहा है अभी तक। मिक्स ही रहा है। बट ये है कि इस बाइक में अभी तक मेन ये इशू है इंजन में कि इसकी टैपिड आवाज़ करते हैं कभी कभी। तो जब मेरा फर्स्ट सर्विस के टाइम टैपिड आवाज़ कर रहे थे तो मैंने इन्हें बोला तो उन्होंने ठीक करे, बट थर्ड सर्विस जब मैंने कराई है तो वो और किसी लड़के ने करी, तो वो फिर इशू आया मेरे को टैपिड का। और वहाँ पे सर्विस सेंटर में मैंने ये भी देखा था कि जितने भी वहाँ पे सर्विस करने वाले लड़के थे उनमें से ज़्यादातर इसकी सर्विस नहीं करना जानते थे, क्योंकि इसमें FI एक तो ये FI है। ECU से चलती है। तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग थे जो इसकी जी। सर्विस करने केपेबल थे। अब ये तो सर्विस सेंटर वालों के ऊपर होता है कि वहाँ पे कितने लोग हैं जो ऐसी बाइक को कैपेबल हैं सर्विस करने के लिए। क्योंकि हीरो का यार ज़्यादातर बेसिकली वो 100-125 सीसी हाँ, की 100-125 मोटर बाइक सीसी, हाँ। बनाते हैं, तो उसी की सर्विस ये इन्होंने पहली बार ही कुछ ऐसा निकाला है हीरो वालों ने। इससे पहले इन्होंने निकाली थी इम्पल्स, वो 150 सीसी में 160 कार्बोरेटर थी वो। 160 सीसी थी वो। तो अभी तक मतलब सर्विस का मिक्स रहा है। पैसे अराउंड कितना टोटल अभी तक कितना खर्चा हुआ वो सर्विस के अलावा भी अगर कोई खर्चा हुआ हो आज तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर्विस के अलावा कोई खर्चा। बस हाँ, वो ये जो अभी पंचर हुआ था 1 हफ्ता पहले। तो अब आ जाते हैं हम उस सवाल के ऊपर जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है किसी भी ऑटोमोटिव, अगर आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है माइलेज कितना देती है? कितना देती है? अच्छा, 200 सीसी सबसे बड़ी चीज़ कि 200 सीसी होने के बाद भी ये मेरे को 46 to 48 की माइलेज दे देती है। सिटी में या हाईवे पे? एक्चुअली सिटीज़ में। एक्चुअली होता क्या है, मैं बेसिकली इसको डेली जब चलाता हूँ, जॉब के लिए मैं आता रहता हूँ, 4 से 4,500 RPM पे ही मैं इसको चलाता हूँ, उससे ऊपर लेके नहीं जाता हूँ। ये मेरे को 67 की स्पीड दे देती है। तो जब भी मैं 4 से 4,500 के RPM के बीच पे चलाता हूँ तो मेरे को ये ईजीली 48 की एवरेज दे देती है। बट जब मैं हाईवे पे, अब जैसे मैं अभी हिमाचल गया था तो वहाँ पे मैंने क्रूजिंग स्पीड 90-95 पे चलाई थी, तो इसने मेरे को 40 के अराउंड माइलेज दे दी थी। तो अगर आप इसको 70 या उसके आसपास चलाते हैं तो हाँ, आराम से 45 के आसपास की 45 माइलेज आपको निकाल देगी। मिल जाएगी। और अगर उससे ज़्यादा 80 प्लस जाते हैं, जी। 90 प्लस जाते हैं, तो उसमें अराउंड 40-42 के आसपास Yes. मोटा मोटी इतनी माइलेज निकाल देगी Yes. गाड़ी। तो सबसे लास्ट का जो मेरा ये रहेगा कि
अभी तक कितने किलोमीटर चलाई है? अभी तक ये मेरे ख्याल से 8374 किलोमीटर मैं डन कर चुका अराउंड हूँ। 8400 किलोमीटर Yes, के आसपास आपने 8400 चलाई है। अभी तक टोटली सेटिस्फैक्शन है कि हाँ सही डिसीजन लिया था आपने? हाँ। आई होप आपको हमारा ये फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमेशा हेलमेट पहन के चलें, सतर्क रहें, सचेत रहें, क्योंकि सावधानी से होने को टाला जा सकता है। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।